Hello everyone, I Anuj welcome you for the next constitutional law class. I hope you all have started reading for CLAT PG and most importantly my subject constitutional law in good detail and in depth as it is the most important part of CLAT PG which will act as a building block for CLAT PG. And today's lecture is going to be most crucial for all of you as we have already done with our introductory part जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमें अप्रोच करना है क्लैट पीजी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़े हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच में क्या डिफरेंस होता है क्या बेसिक थिंग्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पढ़नी है फॉर क्लैट पीजी और क्या क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमें पता होनी चाहिए वाइल सिटिंग इन क्लैट पीजी एग्जाम एट द सेम टाइम वी हैव सीन द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्या फंक्शन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रियम्बल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और उससे रिलेटेड केस लॉज को देखा उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करी हमने फिर मैंने आपको टास्क भी दिया था कि यू मस्ट रीड ऑल दोज केस लॉ नैरली और अगर इंटरेस्ट है तो उसको आप थोड़ा डेप्थ में भी पढ़ सकते हो एज इट विल इन्हांस योर नॉलेज नाउ इन टूडेज लेक्चर वी विल बी डीलिंग इन ग्रेट डिटेल with respect to the most important part of our constitution that is basic structure. See मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कोर डॉक्ट्रिन ऐसे वो तो 5 लाइन में खत्म हो जाएगा मैं आपको उस तरीके से इसको नहीं पढ़ाऊंगा आई विल डू सम जस्टिस विद दिस टॉपिक एज 68 days हियरिंग लगी थी इस डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड करने में केशवानंद भारती के केस में यू ऑल हैव रेड this in your law school, but I will do it bit differently. I will relate it with all the saga which has been done in history with political party. I do not want to name the name of that party or any political leader, and basically tussle between the parliament and judiciary जिसकी वजह से ये डॉक्ट्रिन है and it is one of its kind. You cannot find this doctrine anywhere else in the world. This is the Indian judiciary made doctrine. You can say it is a progeny of Indian judiciary or Indian judicial system. So basically I will let you know basic structure in a manner कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि दिस लॉ इज वैलिड because it survives the basic structure doctrine simple as at all that is कि बिना बेसिक स्ट्रक्चर को विशिएट किए ही कोई लॉ सर्वाइव कर सकता है ये दिमाग में आपको रखना है तो इस चीज से आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि एवरी लॉ डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर विद इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन दैट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मस्ट बी सेटिस्फाई टू बी दैट लॉ competent or to be ruled or to be rulable for the people of India. So मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बताया है एंड आई विल लेट यू नो बेसिक स्ट्रक्चर नॉट डायरेक्टली उसको मैं आपको डॉक्ट्रिनली ऐसे समझाऊंगा कि कैसे ये रिलेट करता है आर्टिकल 13 से कैसे रिलेट करता है अमेंडमेंट प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कैसे रिलेट करता है आर्टिकल 245 से और फाइनली क्या किस जजमेंट सीरीज ऑफ जजमेंट्स के थ्रू हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इवॉल्व करवा पाए और हमारे सामने ये बेसिक स्ट्रक्चर है और एट लास्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस आपकी क्लैट पीजी के लिए क्यों है और भी बहुत सारी चीजें होंगी वी विल लेट यू नो आई विल लेट यू नो इन कमिंग क्लासेस बट एज ऑफ नाउ आज का हमारा ऑब्जेक्टिव 4 फोल्ड है ये 4 चीज हमें आज देखना है बेसिकली टुडे आई विल एक्सप्लेन यू आर्टिकल 13 in great detail. What are those nuances you must keep in mind for Article 13? Difference between Article 13(1) and 13(2). What is the difference between doctrine of ellipse and doctrine of severability, which is used in context of Article 1 and Article 13(1) and Article 13(2). और कैसे Article 13 जो है वो बेसिक फाउंडेशनल ब्रिक है फॉर पार्ट 3 which is related to fundamental rights. So you have to bear with me for 3-4 lectures to get a holistic understanding of basic structure. So without deviating much from this subject and
without wasting much time, let us start with Article 13 directly. So basically, what is Article 13? Article 13 is nothing but it's a authoritative thing which is there in the Constitution of India, which tells Parliament or which tells legislative body that you cannot make law which is inconsistent with Article or Part 3 of Indian Constitution. So it is there in four subhead. Article 13 clause 1. Wait, my pen is not working. Let me fix it. Yes. Article 13 subclause 1, that acts as a pre-constitutional law. How can we infer the same, that is pre-constitutional law? See, all law in force immediately before the commencement of constitution are void ab initio to the extent they are inconsistent with part 3. Now you have to know all the words that are there in Article 13 in great detail so as to understand the holistic meaning of Article 13. अभी आप देखो ये क्या लिखा है, all laws. Now you have to know the meaning of law first. What is law? What is meant by law? Force immediately before commencement. That is pre-constitution. It is what? It is pre-constitution. Because before the commencement of constitution are void to the extent they are inconsistent. To the extent they are inconsistent. This part becomes important. So the whole part do not becomes inconsistent. To the extent only, this word must be must be highlighted in great detail. To the extent, the whole law must not become defunct, because the article itself supplies what thing? It says to the extent they are inconsistent with part 3. Now let us delve. Now first of all, I must must let you know what are the different meaning of these words, important words. For your convenience, I have mentioned it here in the notes too. You can directly refer the notes to learn it in great detail. So law basically means act passed by, it is not only act passed by parliament or state legislature, it covers delegated legislation such as custom uses as if it have its legal force. Article 13(3). Wait, yeah. Article 13(3) itself denotes what is meant by law. Law includes ordinance, order, bylaws, regulation, notification, custom or usages having the force of law. And law in force includes pre-constitutional law not repealed even if not fully operating. So these two words, all law and what is pre-constitutional law, basically means those law which are not repealed और जो कि फुल्ली ऑपरेट और इवन इफ नॉट फुल्ली ऑपरेटिंग, जिसको वो रिपील नहीं किया गया, मींस जिसको अडॉप्ट किया गया है बट इन्फोर्स नहीं किया गया है, दिस आर ऑल्सो मेंट टू बी द पार्ट ऑफ what law, that is pre-constitutional law. So let me summarize you in easy manner for you. Article 13(1) basically tells you that सारे लॉज, वो सारे लॉज जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो सारे डिवॉइड हो जाएंगे टू द एक्सटेंट अगर वो फंडामेंटल राइट को पार्ट 3 को वायलेट करता है, जो कि इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कमेंसमेंट में आने के बाद. मींस अगर कोई भी लॉ जो कि प्री इंडिपेंडेंस बना हुआ है और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आने के बाद पार्ट 3 के साथ इनकंसिस्टेंट होता है, तो वो पार्ट जो कि इनकंसिस्टेंट है आर्टिकल 13 से, वो पार्ट डिफंक्ट हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा फ्रॉम दैट डेट ओनली, जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्ट होगा उस दिन से. गॉट इट? नाउ let me tell you Article 13(2). What does it says? See, there are 3 categories of, that is void. First of all, I must tell you void has 3 different subset: void ab initio, voidable and void. These are the 3 things which is pretty much important
विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या डिफरेंस है वॉइड में, वर्डेबल में और वर्ड इनिशियो में। वर्ड इनिशियो बेसिकली मीन्स जो कि एट द इनिशियल मोमेंट ही वो वॉइड होगा। वॉइड क्या होगा? जो कि वॉइड होगा इन कॉन्सिक्वेंस बाद में। बट और वर्डेबल क्या है? जो कि एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी होती है या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ, इन दिस कॉन्टेक्स्ट पार्लियामेंट है या फिर जुडिशियरी है, तो वो वर्डेबल होगा। ठीक है। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 13(2), it tells you about post constitutional law. Now how can we infer this that it is a post constitutional law? We can infer this from the same, that the state shall not make any law which takes away or abridges fundamental rights, and any law made in contravention is void to the extent of contravention. Again the word, I must emphasize the word for you which are important for you to understand article 13(2). The state must shall not make. There is direct mandatory clause, that mandatory provision that a state shall not make. It is directly in itself nature कि state shall not make any law which takes away or abridges fundamental rights, जो कि fundamental rights को आपका लेगा, and any law made in contravention is void to the extent of contravention. Means अगर कोई लॉ पार्लियामेंट आर्टिकल पार्ट 3 के कॉन्ट्रावेंशन में बनाती है और फंडामेंटल राइट को एब्रीच करती है, बेसिकली पार्ट 3 इज ऑल अबाउट फंडामेंटल लॉ ना, उसको एब्रीच करती है, तो वो सारा पार्ट जो कि इनकॉन्सिस्टेंट है विथ व्हाट, विथ फंडामेंटल राइट, वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स कॉन्ट्रावेंशन इट बिकम्स वॉइड अगेन। ठीक है। इट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड विथ utmost easiness. There is no need to confuse. So two things are very much important. One is pre-constitutional law. First one is pre-constitutional law and second one is post-constitutional law. ठीक है। अब now let me know you article 13(1) and 13(2) in much detail. Basically I will let you know article मैंने आपको 13(3) का बताया कि क्या क्या मीनिंग है लॉ का। लॉ बेसिकली मीन्स कि अभी बताया ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, बाईलॉज, जो भी सारी चीजें हैं जिसकी आपके लाइफ पे, आपके फंडामेंटल राइट पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें लॉ में गिनी जाती है। या तो वो लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया हुआ कोई एक्ट हो, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कोई एक्ट हो, या फिर कोई ऑर्डिनेंस पास किया गया हो प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा, या फिर कोई भी बाईलॉज जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या ऑर्डर कोई पास करता है वो हो, वो सारे ही किसके एम्बिट में आते हैं? लॉ के एम्बिट में आते हैं। बिकॉज apart from these two, a statute and act, every things which is in the form of ordinance, which is in the form of bylaws, which is in the form of orders, they all are the part of delegated legislation, which is also a separate part of, which is a part of administrative law, which you will know in great detail in upcoming lectures of administrative law. Now with respect to article 13(4), I will let you know when I will teach you article 368, because amendment provision is there, because it has its intersection with what? Article 368. So my today's agenda of this class is to stick to article 13(1) and article 13(2) in great detail. Thereafter we will, if times permit, I will also move to constitutional amendment and article 13(4). Now for you I have mentioned it in brief, article 13(1). and what is article 13 and 13(1)? A basic differentiation. Type of laws, it's a pre-constitutional law, that is law existing before what? 26 January 1950. It's a post-constitutional law made after constitution came into force. What is its effect? Void only to the extent of its inconsistency with the fundamental right. And second, void to the extent it takes away or abridges fundamental right. Now what are the nature of voidness? These are doctrine of eclipse. I will let you know in few minutes कि doctrine of eclipse कैसे है, कैसे ऑपरेट करता है. Usually it is explained through doctrine of eclipse. I will let you know कि क्या होता है अभी doctrine of eclipse, because
doctrine of eclipse is the fundamental thing which protects all those laws which are pre-constitutional law and somehow violating some part of our fundamental right or part 3 of constitution. तो उस लॉ को कैसे सेव किया जाता है, हाउ सुप्रीम कोर्ट यूज टू डन हाउ सुप्रीम कोर्ट यूज टू टेस्ट दिस fundament doctrine of eclipse vis-a-vis with what article 13(1). so ये आपको अभी मैं बताऊंगा कुछ देर में, and these are the important case law which we will see in with due respect of the time. अभी आपको बताया है कीवर्ड्स क्या क्या हैं आर्टिकल 13 के. कीवर्ड्स में लॉ का बेसिकल मीनिंग आपको समझ में ही आ गया. स्टेट का आर्टिकल रेड विथ आर्टिकल 12 में दिया हुआ है, एंड इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. जब आप वो बैरक्ट खोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, फिर आपको आर्टिकल 13(2) में ये रेफरेंस है दिया हुआ. इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, local authorities and other authorities within the territory of India or under the control of government of India. So it is talking about all authorities which governs our day-to-day affairs. These all are included within the purview of what? State. We will cover the definition of a state in great detail when we will do article 12. बिकॉज उनका अपना है, बहुत सारे केसेस है. आरडी सेट्टी का केस है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने प्रपाउंड किया, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस आर्टिकल 12 के अंदर कोई एक बॉडी है वो स्टेट की डिफिनेशन में आएगी कि नहीं आएगी. इट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ केस लॉज इज देयर इन आर्टिकल 13(2) इन आर्टिकल 12 सॉरी. सो मैं आपको वो आर्टिकल 12 जो पढ़ाऊंगा तो आई विल लेट यू नो ऑल द केस लॉज विच आर इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट. आर्टिकल 12 void का मीनिंग आपको पता ही है कि क्या होता है. देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब एज सच, बट लेट मी रीड यू फॉर ऑल. does not means the same thing in every context. It means unenforceable, inoperative, severed or invalid. So these all are the small things which you all will read from yourself only. There is no need to explain this in much detail. To the extent of inconsistency means the court should invalidate only the unconstitutional portion if it can be separated from the valid portion. So to the extent of inconsistency मीन्स कि उतना ही पार्ट इनकंसिस्टेंट होगा जितना वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा होगा वो पार्ट. वैलिड पोर्शन विल स्टिल सर्वाइव बिकॉज द वर्ड सेज टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी. सो जुडिशियरी while determining whether any part is inconsistent, any part is violating constitutional provision with respect to fundamental right or not, तो उस पार्ट को ही सिर्फ वॉइड किया जाएगा, नॉट द होल स्टैट्यूट और नॉट द होल एक्ट इन इटसेल्फ. इंटेरिटी में उसको नहीं वॉइड किया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स इनकंसिस्टेंसी ही. नाउ लेट मी टेल यू हाउ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 पॉइंट how it operates for article 13.1. I will give you some examples जिसके थ्रू आपको समझ में आया कि आर्टिकल 13.1 कैसे ऑपरेट होता है और कैसे आर्टिकल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को हम इंप्लीमेंट करते हैं with respect to article 13.1. So basically doctrine of eclipse says is mainly pre-constitutional law. The doctrine of eclipse is mainly used for pre-constitutional law, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया. So when a pre-constitutional law become inconsistent with fundamental right, the law is not treated as completely dead. ठीक है, it is eclipse means छुप जाता है. Now आपको समझाता हूं मैं eclipse क्या होता है. You must have heard about solar eclipse and lunar eclipse. Lunar eclipse, solar eclipse में sun मून के आगे आ जाता है and it becomes what? Eclipse. The shadow of moon gets faded और काली रात हो जाती है ना. There is no light of moon of its own. So यहां पे उसी तरीके से एक्ट करेगा. What? This moon is pre-constitutional law. ठीक है, और ये सन क्या आया आपका सामने से फंडामेंटल राइट्स और व्हाट, ये सन जो है वो फंडामेंटल राइट और पार्ट 3 आया, वो आगे से इस पार्ट को ढक दिया. ठीक है, जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट था उस पार्ट से वो ढक गया. लेट मी मेक यू वेरी क्लियर कि
जब कोई भी लॉ, मान लो कि एक लॉ में 50-60 सेक्शंस है, 70 सेक्शंस है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को वो कवर कर रहा है। अब कोई एक पार्ट, ठीक है, वो एक पार्ट इनकंसिस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21, विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 19, विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14, किसी भी आर्टिकल से पार्ट 3 के, तो वो आर्टिकल उस पार्ट पे, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा और उसको ढक देगा। दैट पार्ट वुड बी इक्लिप्स बाय व्हाट, दैट पार्ट वुड बी इक्लिप्स बाय फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जिसकी वजह से वह पार्ट हमें दिखेगा नहीं, वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, जो कि इसमें लिखा भी है नोट्स में, यू विल अंडरस्टैंड जब आप पढ़ोगे इसको। इट इज इक्लिप्स्ड, सी, इट इज इक्लिप्स्ड, shadowed by fundamental rights. It is what I have make you understood. If inconsistently is later removed, the law may again becomes operative. अब सिंपली, अब डेली तो वो रहता नहीं है, इक्लिप्स डेली नहीं होता ना। इक्लिप्स नाम आने के पीछे यही कॉज है कि कल को अगर उसकी जितने भी क्या है, जितने भी फंक्शनैलिटीज जो डिसफंक्ट थे, मतलब जो भी ऑपरेटिव पार्ट था जिसमें कोई कमियां थी, शॉर्ट कमिंग्स थी, जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था, पार्ट 3 को वायलेट कर रहा था, वो शॉर्ट कमिंग्स अगर हटा दी गई, वो सारी चीजें हटा दी गई, दैट इक्लिप्स इज रिमूव, देन दी होल लाइट ऑफ मून स्टार्ट्स ग्लोइंग, वो फिर से ग्लो करने लगेगा। इन द सेम मैनर लॉ जो है वो ऑपरेट हो जाएगा, ऑपरेट करना शुरू कर देगा। सो दैट इज प्रीटी मच क्लियर इन योर माइंड कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कैसे फंक्शन करता है। नाउ एक केस आया जिसके थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का, मतलब आप कह सकते हो एप्लीकेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैट्यूट को बचाया। वो बेसिकली एमवी एक्ट से रिलेटेड था, मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड था, जो कि शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आंध्र प्रदेश स्टेट में एक ट्रांसपोर्टेशन एक्ट से रिलेटेड था, जो कि सिर्फ प्राइवेट सिटीजन को बार करता था टू इंडल्ज इन टू दी प्राइवेट बिजनेस ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। उसमें प्राइवेट पर्सन को वो बार करता था। नाउ थ्रू एग्जाम्पल आई विल लेट यू नो, ये इसी केस का फैक्ट्स है। लॉ मेड बिफोर 1950 restrict a business activity in a way that violates article 19(1)(g). 19(1)(g) basically states about what, freedom of commerce, आपको बिजनेस करने का राइट देता है। स्टेट हैव नो राइट टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग बिजनेस, ठीक है, उसको राइट नहीं, स्टेट को राइट नहीं है कि बिजनेस करने से आपको रोकेगा। तो बेसिकली स्टेट क्या करेगा, आपको वहां पे वैसे लॉज बनाएगा जो कि आपको पूरा पूरा राइट दे, आपको बिजनेस करने का फ्रीडम ऑफ कॉमर्स दे, आप पे कोई वैसे कंडीशंस ना लगाए जो कि वायलेटिव हो किसका, आर्टिकल्स ऑफ, डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 के वायलेटिव में ना हो। इस केस में आर्टिकल 19(1)(g) का वायलेशन हो रहा था, बिकॉज इट वाज स्टॉपिंग प्राइवेट पार्टी फ्रॉम इंडल्ज इनटू व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, ठीक है। नाउ अब ये लॉ जो था वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल था, यू मस्ट कीप इन माइंड। अब हमारे कोर्ट के पास ये फैसला करने का आया कि क्या आर्टिकल 19(1)(g) जो कि इस केस में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो 1950 के बाद आया, वो लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल था। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने क्वेश्चन ये आया कि वेदर दैट पार्ट, वेदर दिस होल लॉ इज वैलिड और नॉट, इस बात को आप डिसाइड करके हमें बताइए। अब that was very much critical question. If we have directly and without applying our rationale, if we would have thought even for a moment कि अगर वो आर्टिकल, अगर वो पार्ट 3 को वायलेट कर रहा है, वी मस्ट ऑल डन अवे विथ दैट स्टैट्यूट, कोल स्टैट्यूट इटसेल्फ। बट सुप्रीम कोर्ट हैज स्मार्टली डन दिस वर्क एंड सेड, if the constitution is later amended so that the restriction is no longer inconsistent, the old may revive, it cannot be enforced against the। अभी उसमें दो चीजें थी, देखो आपको एक चीज बताता हूं, उस एक्ट में दो चीजें थी, वो बेसिक, सी, यू मस्ट कीप इन माइंड, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, 14, 14, 15, 16, 19, 29, these all are the articles which are only applicable to, wait, I must write it for you, 14, 15, 16, 29 to 30, ये आर्टिकल, दीज आर्टिकल्स
आर फॉर सिटीजन ओनली। अभी वो क्या कर रहा था, वो एक्ट जो मोटर व्हीकल से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड था, वो बेसिकली सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को बार कर रहा था। किसके लिए? टू नॉट टू इंडल्ज इन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। अभी आप एक बात समझो, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया आपका, तो आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था? सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, तो वो लॉ का पार्ट जो कि इनकंसिस्टेंट था सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए वो इनऑपरेटिव होगा। दैट लॉ इज स्टिल वैलिड फॉर दोज, फॉर किसके लिए? जो कि नॉन सिटीजन है। मतलब मान लो कोई यूएस और यूके का पर्सन है और वो यहां आके बिजनेस करना चाहता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो उसके लिए लॉ अभी भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉलेट नहीं हो रहा है, पार्ट 3 वॉलेट नहीं हो रहा है। सो दैट मस्ट बी केप्ट इन योर माइंड विथ ऑल क्लैरिटी कि वो वहां पे लॉ सर्वाइव अभी भी कर रहा है। दैट लॉ इज ओनली डिसफंक्शनल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन ओनली। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एंड इफ दैट inconsistency is later removed, it will again becomes functional। ठीक है, तो बिकाजी नारायण का केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको आपको पढ़ना है ग्रेट डिटेल में अगर आप पढ़ पाओ तो। अदरवाइज यू बस नो कि क्या है, तब भी काम चल जाएगा। बट आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको पढ़ो एक बार। लार्जर पिक्चर में अगर देखें तो क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो अगर इनकंसिस्टेंट है विद पार्ट 3, तो वो क्या हो जाएगा? इक्लिप्स हो जाएगा और डॉर्मेंट हो जाएगा, मतलब छुप जाएगा और डॉर्मेंट हो जाएगा। अगर लेटर इनकंसिस्टेंसी रिमूव्ड हो जाती है, तो वो क्या होगा? लॉ फिर से रिवाइव हो जाएगा। ठीक है, ऑल सॉर्टेड, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड अब तक? ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इज क्लियर। नाउ लेट मी नो यू अबाउट व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बेसिकली ये बात कहती है, देखो सी, ये सेवरेबिलिटी किस चीज से आया है? सेवर, सेवर का मतलब क्या होता है? अलग करना। और एबिलिटी मींस आप ऐसे ही अलग नहीं कर सकते हो उसको, ये बात याद रखो, आप उसको ऐसे ही अलग नहीं कर सकते हो। इट शुड पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग एबल टू व्हाट? सिवियर्ड और स्टैंड एलोन, स्टैंड बाय इट्स ओन। मींस क्या हुआ कि जो पार्ट को सिविर किए हैं हम, वो पार्ट अपने आप में कुछ होना चाहिए, मतलब, और उसके अलावा जो पार्ट बचा उसमें भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप वही है जिस्म से आप रूह निकाल ले रहे हो। ठीक है, अगर आप रूह निकाल रहे हो, जिस्म अगर है तो वो जिस्म रह जाएगा। अगर रूह निकाल ले रहे हो और जिस्म भी नहीं रहेगा, तो फिर रूह को निकालने का कोई मतलब नहीं, आप जिस्म को भी ले जाओ। देन इन दैट केस अभी आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे ऑपरेट करती है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में। अभी बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कैसे फंक्शन करेगा आगे विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टैट्यूट की, स्टैट्यूट में इसकी एप्लीकेशन कैसे करवाएंगे हम। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मींस that when any part of statutes violate fundamental right or constitutional limit, the court should strike down only the offending part and save the rest if the valid part can stand alone separately। अभी मैंने जो आपको बात बोला रूह और जिस्म वाली की, अगर कोई जिस्म बाय इट्स ओन सर्वाइव कर रही है, तो इट इज द इंपेरेटिव ड्यूटी अपॉन द जुडिशियरी कि उस पार्ट को प्रोटेक्ट करे और उतने ही पार्ट को इनकंसिस्टेंट करार दे जो कि वॉलेट कर रहा है किसको? फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, वेट लेट मी टेक अ मोमेंट टू ड्रिंक सम वाटर। सो अभी इससे आपको क्या समझ में आया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई लॉ बना है
और उसका वह पार्ट, मान लो कि एक प्रोविजन ऐसे कहता है कि नॉट स्टैंडिंग टू एनी पार्ट दिस लॉ इज नॉट रेलिवेंट फॉर दिस सबसेट ऑफ पीपल। अब दिस सबसेट ऑफ पीपल में क्या होगा, अगर उसमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल है और उसमें सिटीजन ऑफ इंडिया भी आ रहा है, या फिर कुछ ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया है, कोई ऐसे पार्ट ऑफ पीपल है जिनको एक्सक्लूड किया गया है डेलिबरेटली, तो वो पार्ट क्या होगा, और वो इंडियन सिटीजन भी है, तो वो पार्ट क्या है, वो राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ वो वाला क्लॉज जो कि अगेंस्ट है, अगेंस्ट टू व्हाट, अगेंस्ट टू आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पार्ट डिफंक्ट हो जाएगा, वो पार्ट को सिवियर करेगा जुडिशियरी। एंड द अदर पार्ट, मतलब अगर मान लो नॉन सिटीजन पे एप्लीकेबल नहीं है और वैसे क्लास ऑफ सिटीजन पे एप्लीकेबल नहीं है, जो कि आर्टिकल 14 के कॉर्नरस्टोन को पास कर रहा है, जो कि टेस्ट को पास कर रहा है, टेस्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस को पास कर रहा है, वो उस केस में क्या होगा, वो लॉ सर्वाइव कर जाएगा। एंड ओनली दैट पार्ट विल बिकम डिसफंक्शनल, जो पार्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। सो अब इसके पीछे का रैशनले क्या है, आप ये समझो कि जुडिशियरी हैज इट्स ओन नोशन, वो अगर करना चाहे तो कर दे भाई, आप फिर से कानून बना के लाओ, बट इसके पीछे दो रैशनले हैं। दो रैशनले ये क्या है कि इससे जुडिशियल रिव्यू का टाइम बचेगा, कोर्ट का बहुमूल्य समय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे पास केस बर्डन भी बहुत है, ऐसे तो कोई भी कोई कानून लेके आ जाएगा डेली। एवरी लॉ इज प्रिज्यूम टू बी वैलिड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखो, कोई लॉ हमेशा वैलिड माना जाता है जब तक उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना करार दिया जाए बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, किसी कोर्ट के द्वारा। दीज ऑल आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही ये चीज ये अथॉरिटी दे सकती है। सो यस, यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि सारे लॉज जो हैं वो वैलिड होते हैं, और वैलिड लॉ की वैलिडिटी को अपहेल्ड और या तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना किसका काम होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बाय व्हाट प्रोसेस, बाय प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। और दूसरा इंटेंशन क्या होता है कि लेजिस्लेचर ने ड्यू डेलिब्रेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑल फैक्ट ये लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन लाया है, और इससे वेलफेयर ऑफ सिटीजन होगा इन फर्दर टाइम, और ये लॉज जो है वो कंसिस्टेंट है, ये प्रिज्यूम करके चलती है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं माना जाता है। सो आई हैव ऑल्सो रिटेन कि लेजिस्लेटिव इंटेंशन को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और वैल्यू देते हैं, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट रूल नहीं है कि कोई भी लेजिस्लेशन को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान ले। I have also written, court do not unnecessarily destroy the whole statute if valid portion can still work। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई भी पोर्शन जो वैलिडली वर्क कर रहा है, वो पोर्शन बाय इट्स ओन एग्जिस्ट करता है, तो उस पोर्शन को कोर्ट जो है क्या नहीं करेगी, उसको क्या नहीं करेगी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं देगी। ठीक है, नहीं करार करेगी, देगी क्या, करार नहीं करेगी। It will not uphold that part unconstitutional. Now, what are the tests for determining the doctrine of severability? This is the most important part of doctrine of severability. Can the valid and invalid part be separated in the language and substance? अब this is the most important part. अब देखो कि लॉ की टेक्निकलिटीज तो है, ब्लैक लेटर लॉ जो है वो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा रहता है। अब क्या वो इनवैलिड पार्ट को हटा के वैलिड पार्ट से क्या उसमें कुछ सब्सटेंस बचेगा, मतलब उसका कुछ पार्ट बचेगा। मान लो कि मैंने सर अलग कर दिया, पैर अलग कर दिया, और भी इंपॉर्टेंट चीजें अलग कर दी, जो कि ऑपरेटिव पार्ट था उसी को अलग कर दिया, और बीच में सिर्फ नॉट विथ स्टैंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू, फैक्ट्स, दीज फ्रेगमेंटेड वर्ड्स सिर्फ बचते हैं, तब उसका कोई औचित्य तो नहीं होगा, उसका तो कोई मीनिंग नहीं बचेगा ना उसमें। तो अगर कोई मीनिंग नहीं बचेगा तो उसके होने का कोई मतलब होगा, ये बताओ आप। अगर ये नहीं है ऐसा, तो व्हाट विल हैपन, दैट होल पार्ट विल बिकम व्हाट, इनकंसिस्टेंट एंड इनऑपरेटिव, बिकॉज जो सब्सटेंटिव पार्ट था वही अपने आप में इनकंसिस्टेंट था टुवर्ड फंडामेंटल राइट और पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड टेस्ट, कैन द रिमेनिंग स्टैट्यूट स्टिल फंक्शन आफ्टर रिमूविंग द इनवैलिड पार्ट। क्या अभी जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया ना
कि कोई वैसा पार्ट जो सिटीजन पे एप्लीकेबल है और जो नॉन सिटीजन पे भी एप्लीकेबल है। तो सिटीजन वाले पार्ट को तो वो क्या कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है। अभी सिटीजन वाले पार्ट को हम हटा दिए, ठीक है, अभी सिटीजन वाले पार्ट को हटा दिए तो नॉन सिटीजन वाला पार्ट वो अभी भी ऑपरेटिव रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट रिमूव होगा, सिटीजन वाला पार्ट होगा, और नॉन सिटीजन वाला पार्ट इट विल स्टिल रिमेन फंक्शनल, ठीक है। थर्ड वन इज, would the legislature have enacted the valid part without the invalid part? अब जो, अब देखो यहां पे इंटेंशन ऑफ, ये पार्ट जो है वो इंटेंशन को चेक करती है। दिस पार्ट चेक द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। दिस पार्ट चेक्स द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन व्हाट मैनर, कि अगर कोई लेजिस्लेशन, कोई भी लेजिस्लेचर या तो स्टेट लॉ या फिर सेंट्रल लॉ, कोई लेजिस्लेचर कोई लॉ को बना रहा है, तो वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड, क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। बेसिकली दिस मीन्स कि अगर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट को हटा के, तो क्या वो इनवैलिड पार्ट को अलग से लॉ बनाया जा सकता था। अगर बनाया जा सकता था तो वो पार्ट हट जाएगा। अगर वो इनवैलिड पार्ट को लाके इंक्लूड करके वैलिड पार्ट में अगर नहीं बनाया जा सकता था, तो वो वैलिड पार्ट भी हट जाएगा, इन ओवरऑल खत्म हो जाएगा। मींस जैसा कि पैरासाइट का फॉर्म आप देखो, एग्जांपल आपको प्राइम देता हूं, पैरासाइट सॉरी होस्ट, आप उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। मींस दो दो चीज, दो आपस में दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो अगर एक एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा तो क्या दूसरा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, बिकॉज वहां पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भित है या फिर निर्भर कर रहे, डिपेंडेंट है। In the similar manner, whether that invalid part or valid part can coexistly can separately be existed, can separately came into existence by statute of legislature। क्या legislature at the time of framing this statute प्रिज्यूम किया था कि ये जो वैलिड पार्ट है और इनवैलिड पार्ट है, उस दोनों को अलग अलग लाया जा सकता है या फिर साथ में लाया जा सकता है। अगर अलग अलग लाया जा सकता है इनवैलिड पार्ट और वैलिड पार्ट को, तो क्या चीज होगा, जो इनवैलिड पार्ट है उसको इनवैलिड पार्ट को हटा दिया जाएगा और वैलिड पार्ट को एग्जिस्ट में रखना, एग्जिस्टेंस में रखा जाएगा। अगर इनवैलिड पार्ट को वैलिड पार्ट के साथ अगर नहीं सेग्रीगेट किया जा सकता है, देन द होल लॉ बिकम्स व्हाट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब लास्ट वन इज, आर द valid and invalid parts so mixed with, sorry are the valid parts so mixed that the separation would create a new law? If yes, then the whole statute may fail. Are the valid and invalid parts so mixed that separation would create new law? अभी जो मैं आपको बताया, अगर कोई वैलिड और इनवैलिड पार्ट को इस तरीके से मिक्स्ड किया हुआ है और एक न्यू लॉ बन जाता है उससे, दैट होल स्टैट्यूट में फेल। मतलब दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन है और कोई लॉ अपने आप में बन रहा है, कोई एक प्रोविजन, एक क्लॉज बन रहा है दोनों के साथ में रह के, और उसके एक पार्ट को, एक इनवैलिड पार्ट को अगर सेग्रीगेट किया जाता है तो वैलिड पार्ट की एग्जिस्टेंस अपने में नहीं रहती है, दोनों साथ में रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल क्रक्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे सिवियर करेंगे। नाउ दिस इज दिस टू थ्री केसेस, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इन दिस केस it was basically the challenge to preventive detention of 1940 Act led to the court to invalidate the offending portion while allowing the remaining framework to operate. There were some parts or provision under the Prevention of Detention Act 1950 which were declared invalid by the court, and other part of the remaining act was held to be valid or was held to be constitutional, not unconstitutional. Only those parts which were against the fundamental rights were held to be invalid and inconsistent, और उस पार्ट को क्या कर दिया गया, invalidate कर दिया गया। That word becomes too important for you all. Now second case is State of Bombay versus FN Balsara. Certain provision of Bombay Prohibition Act were held invalid, but the entire
act was not struck down because the invalid part were severable from the rest. That is what I was making you all to understand कि सिर्फ और सिर्फ इनवैलिड पार्ट को जो कि सेवरेबल था रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ स्टैट्यूट से उसको हटा दिया गया और अदर पार्ट को वैलिड रखा गया और अदर पार्ट को प्रोटेक्ट किया गया, अदर पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट को प्रोटेक्ट किया गया. दैट अगेन किलोतो ओलन का केस है ये, और भी शेड्यूल 10 से इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम शेड्यूल 10 करेंगे तब. अभी एज ऑफ नाउ फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी उससे रिलेटेड है. ठीक है. नाउ पैराग्राफ 7 ऑफ 10th शेड्यूल डीलिंग विद एक्सक्लूजन ऑफ कोर्ट जुरिडिक्शन विदाउट प्रॉपर रेटिफिकेशन वाज सीवियर्ड व्हाइल द रेस्ट पार्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन फ्रेमवर्क सर्वाइव. आप खुद सोचो कि जुडिशियल रिव्यू से ही हटा दिया गया था यहाँ पे. आप जुडिशियल रिव्यू अगर नहीं दोगे, कोर्ट की जुरिडिक्शन को नहीं दोगे विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल 10 का जुडिशियल रिव्यू करने को, तो दैट पार्ट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ना. आर्टिकल 13 के अगेंस्ट हो जाएगा वो. सिंपल बात है. आर्टिकल 13 से जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता है किसको? कोर्ट को. टू चेक वेदर एनी लॉ इज इनकंसिस्टेंट विथ, कि कंसिस्टेंट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, उसके साथ ही होता है वो. अदरवाइज अगर उस पार्ट को ही हटा दो कि भाई कोर्ट जज ही नहीं कर सकता, इसके कोर्ट के जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उसके जुरिस्डिक्शन को ही आउस्ट कर दोगे आप, तो फिर ऐसे तो हम जुडिशियल रिव्यू के सिस्टम को हटा देंगे ना. एंड जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ व्हाट? बेसिक स्ट्रक्चर. याद रखो आप, जुडिशियल रिव्यू को आप हटा नहीं सकते हो किसी भी कॉस्ट पे. यू हैव टू डू इट. और कोई भी लॉ जो कि जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट को शॉर्टन करता है, जो कि जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट को आउस्ट करता है, तो वो सारे लॉस क्या है? इनकंसिस्टेंट है. और वैसे पार्ट जो है इनकंसिस्टेंट है. ठीक है. तो उस पार्ट को सिवियट कर दिया गया और बाद बाकी जो भी पार्ट था एंटी डिफेक्शन लॉ का उसको सर्वाइव करवाया गया. अब दो क्वेश्चन यहां आते हैं दैट इज प्रीटी मच रिलेटेड टू आर्टिकल 13(4) ऑल्सो, ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ. कि क्या ऑर्डिनरी लॉ और ये तो पर्सनल लॉ का है. अभी 3-4 डाइसेक्शन है यहाँ पे, वो आपको मैं अगले लेक्चर्स में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. एक है ऑर्डिनरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पर्सनल लॉ. ये 3 चीजें हैं. अभी टसल ये दोनों में है. आर्टिकल 368 है ये, और ये आर्टिकल 13 है. अभी जो आपने ये देखो, अभी आपने ऊपर आई हैव टेल यू की ना कि अभी आर्टिकल 13(4) को हम आराम से पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पे दिया है, added by 24th constitutional amendment act, and it says nothing in article 13 applies to constitutional amendment made under article 368. तो these are the two provision. एक लॉज जो किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी, वो भी अपने आप में लॉ होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिस्पेक्ट में होगा. और एक ऑर्डिनरी लॉ जो कि स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है और पार्लियामेंट बनाता है, ये दो बॉडीज बनाती हैं, वो किसके अंदर आता है? आर्टिकल 13 के रिस्पेक्ट में. अभी उसका डायरेक्टोमी आपको नेक्स्ट सीरीज ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि अपकमिंग है अभी, उसमें आपको बताऊंगा मैं कि कैसे डाइसेक्शन है उस दोनों के बीच में और कैसे इंटरसेक्शन है. नाउ लेट अस फोकस ऑन एक क्वेश्चन और राइज हुआ था कि आर्टिकल 13 और पर्सनल लॉ वो क्या एक ही है? आर्टिकल लॉ के अंदर जो लॉज बनाए जाते हैं और आर्टिकल और पर्सनल लॉ वो सेम है, या फिर पर्सनल लॉ इज प्रीटी मच डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लॉ ऑफ व्हाट जो कि बनाया गया है उससे अलग है, या फिर सेम ही है? सो a difficult question is whether personal law is law under article 13 or not. Simple. So the state of Bombay versus Nasuropam Ali के केस में it treated that uncodified personal law is outside article 13. अब इस केस में that is pretty much controversial. अब मान लो कि कोई भी शरीयत मतलब शरिया का कोई लॉ है, वो अप्लाई हो रहा है किसी के ऊपर, ठीक है, वो अनकोडिफाइड है. अब वेदर दैट लॉ is valid in eyes of article 13 subclause 1 subclause 2 और any other part, उस चीज की वैलिडिटी को चेक करने के लिए क्या हम पर्सनल लॉ के एम्बिट में जो भी नियम आते हैं, कोई भी प्रोविजन आता है, उसको हम टेस्ट करेंगे आर्टिकल 13 में. तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसूपा माली केस में आया था कि
वो आर्टिकल 13 के परव्यू से बाहर है। मींस पर्सनल लॉज जो है वो बेसिकली आर्टिकल 13 लॉ के लॉ के परव्यू के बाहर है। Later judgments and academic debates have criticized or narrowed this idea, especially where a statute codifies or recognizes a personal law practice. And I must tell you, this case of pretty much important case. You must all read this case. I must emphasize it in great detail. Indian Young Lawyers versus State of Kerala. And this judgment was written by Justice D.Y. Chandrachud, who observed that the term law used in Article 13 is inclusive definition, C, and it must include personal law within the periphery of Article 13. And in my view too, I too think कि Article 13 के एम्बिट से कोई भी लॉ जो कि एक पर्सन को रेगुलेट करता है, एक सिटीजन ऑफ इंडिया को रेगुलेट करता है, should not be done away or should not be left outside the purview of, should not be kept outside the purview of Article 13. It must be included within the same. अभी वो शायरा बानो के केस में भी ये चीज सेम आया था कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 वो स्टैट्यूटरी सेटिंग में है। अब वो आर्टिकल 13 के परव्यू में आएगा कि नहीं, चेक रेगुलेटरी मैकेनिज्म में आएगा कि नहीं, कि वो सही से सही वेदर इज इट कंसिस्टेंट विद आर्टिकल 13 और नॉट, वो सब कुछ चेक होगा या नहीं, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे शायरा बानो के जजमेंट में। And can the Supreme Court protect fundamental right without reviewing laws? क्या सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं विदाउट रिव्यूइंग द लॉज? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? पर्सनल लॉज। सिंपल। यहां पे क्या मीन्स हुआ? पर्सनल लॉज। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको पर्सनल लॉज को चेक कर सकता है कि नहीं? सो दैट वाज द होल थिंग फॉर टुडेज क्लास। आई थिंक कि आपको समझ में आया हो, एंड आई होप कि आप घर जाके इसको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ोगे। एंड यू मस्ट लेट मी नो कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो, कोई इशू आ रही हो, तो आप मुझे बताओ। यू मस्ट टेक्स्ट मी एट 7667055781। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। कोई इशू आपको हो तो, अदरवाइज आई डोंट थिंक आई हैव मेक यू अंडरस्टैंड इन अ मैनर कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी केस लॉज मेंशन है आप एक बार उसको घर पे जाके पढ़ना। आई हैव मेक यू अवेयर कि कैसे ऑपरेट करता है आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2), डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, पर्सनल लॉ इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 13(1) और 2 है या नहीं है, कोर्ट कैसे बैलेंस करती है, हाउ कोर्ट यूजेस डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, हाउ कोर्ट यूजेस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये सारी चीजें इस लेक्चर्स में अभी हमने देखा। एंड आई मस्ट टेल यू विथ ब्रॉड कन्विक्शन ऑफ माइंड कि अगर आपके दिमाग में अगर आर्टिकल 13 के ये दो डॉक्ट्रिन्स और आर्टिकल 13(1) और 13(2) और अपकमिंग लेक्चर्स में जो मैं आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 का जो डिटेल एनालिसिस है वो अगर आपको मैं बताता हूं और आप उसे अच्छे से समझते हो, और फिर आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है और कैसे टसल हुआ था पॉलिटिकल इंडियन पार्लियामेंट और जुडिशियरी के बीच में, दैट वाज अ स्ट्रगल ऑफ पावर कि हु इज सुप्रीम, वेदर इंडियन लेजिस्लेचर इज सुप्रीम कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, कि जुडिशियरी इज सुप्रीम। टू थिंग वाज देयर, ये दोनों ही चीजों का टसल होगा। उसके बीच में जाके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ था, एंड दैट वाज ट्रू इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सो वो दौर 1970s का दौर 1970 से लेके पावर टसल का 1975-78 तक चलता है। दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक सीरीज है, एंड थ्रू विच यू ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जुडिशियरी हैज मेड इट sacrosanct up to the extent that no one can surpass this tool of basic structure doctrine protects everything। एंड वो जो आर्बिट्रेरी पावर एक्सरसाइज करती है पार्लियामेंट कभी कभी, उस आर्बिट्रेरी पावर को कंट्रोल करने के लिए दो मैकेनिज्म है, एक जुडिशियल रिव्यू और बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली गोज हैंड इन हैंड।
अभी हैंड इन हैंड अगर जाता है जुडिशियल स्ट्रक्चर और बेसिक डॉक्ट्रिन, तो क्या हमें समझ में आता है कि हम सारे ही फंडामेंटल राइट्स को और आर्बिट्ररी पावर ऑफ पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करेंगे. सो इन अपकमिंग लेक्चर आई विल लेट यू नो एवरीथिंग अबाउट द सेम, 368 से लेके फिर बेसिक स्ट्रक्चर कैसे ऑपरेट करता है, एवरीथिंग यू विल ऑल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो. सो एज ऑफ नाउ, गुड नाइट and take care. I will be briefly meeting you in coming days, and we will start afresh with Article 13(4), 368 and basic structure doctrine. So as of now, thank you so much.